हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जानवीज एमबीए पाठशाला। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की केस स्टडी। लेकिन इसको ना सिर्फ फिनेंशियल क्राइसिस के तरीके से हम नहीं देखेंगे, इसको हम एनालाइज करेंगे मॉनेटरी सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से कि कैसे एक्सेसिव क्रेडिट क्रिएशन और वीक मॉनेटरी रेगुलेशन ने असेट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, यानी इन्फ्लेशन क्रिएट किया जो इवेंचुअली फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। इसकी टाइमलाइन समझो कि किस तरह ये सबप्राइम मॉर्गेजेस से स्टार्ट हुआ, फिर लेमैन ब्रदर्स कोलैप्स यानी वो पूरी बैंकरप्ट हो गई, और कैसे इसका इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे हुआ। ये क्राइसिस एक सडन कोलैप्स नहीं था, ये एक प्रोसेस था जो ग्रेजुअली डेवलप हुआ था। जैसे कि मैंने अभी कहा, एक सबप्राइम मॉर्गेज, फिर लेमैन ब्रदर्स, देन ग्लोबल रिसेशन। अगर मॉनेटरी सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन इफेक्टिवली रेगुलेट होता तो शायद ये टाइमलाइन इतनी सीवियर नहीं होती। अब इससे पहले कि मैं सबप्राइम मॉर्गेजेस आपको एक्सप्लेन करूं, मैं बता देती हूँ कि ये सब शुरू हुआ था बिटवीन 2000 टू 2006, जब यूएस में हाउसिंग प्राइसेस ग्रेजुअली बढ़ने लग गए थे, मतलब एक हद से ज़्यादा बढ़ रहे थे। और इससे हो क्या रहा था कि जो लोग थे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो अब सब लोग, ज़रूरी नहीं है कि सभी खरीद पाएंगे, तो लोगों ने क्या किया, बैंक से लोन इशू करवाना शुरू किया। अब जो लोगों के पास पैसे थे उन्होंने तो लोन्स ले, मतलब जिनके पास कुछ भी था जो मॉर्गेज कर सकते थे उन्होंने तो लोन्स खरीदना शुरू कर दिया, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छे थे वो लोग। पर अब जिनके पास क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं थे वो क्या करते। अब समझो ये सबप्राइम मॉर्गेजेस है क्या। जो सबप्राइम मॉर्गेजेस का मतलब है लोन्स उन बोरोवर्स को देना जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी वीक हो या जिनकी क्रेडिट रेटिंग ठीक ना हो। नॉर्मली मॉनेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सेंट्रल बैंक जो है ना, वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यूज करके रिस्की लैंड्स रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में ना, इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी, वीक सुपरविजन और लो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट ने बैंक्स को एग्रेसिवली लैंडिंग करने के लिए एनकरेज किया। यहाँ क्या हुआ कि ऐसे लोगों को है बिल्कुल भी जो क्रेडिट हिस्ट्री थी वो चेक नहीं की गई, और उन लोगों को भी इन लोगों ने लोन्स प्रोवाइड करना शुरू किया। नेक्स्ट, कॉजेस। लो इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने कहा, एक एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। शॉर्ट टर्म में ये ग्रोथ को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर मॉनिटरिंग वीक हो तो एक्सेसिव लिक्विडिटी क्रिएट हो सकती है। यहाँ हाउसिंग लोन्स इजीली अवेलेबल हो गए, डिमांड आर्टिफिशियली इंक्रीज हुई, प्रॉपर्टी प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ने लगे। ये सीपीआई इन्फ्लेशन नहीं था, ये था असेट प्राइस इन्फ्लेशन। अब समझो कि कैसे, जैसे मैंने आगे बताया सबप्राइम मॉर्गेजेस, तो ये ना एक रिस्की लोन थी जिसमें सबप्राइम मॉर्गेजेस इन्वॉल्व होते थे, और ये उन लोगों को दी जाती थी जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल भी सही नहीं होती थी, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत वीक होती थी, या जो लोन रिपे नहीं कर सकते, या जो मॉर्गेज नहीं कर सकते थे कुछ। इनकी वजह से क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ने लगा। जैसे अभी एक हद तक कोई प्राइस बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो गिरने भी शुरू होगी। तो एक टाइम आया 2007 और 8 के बीच में, जब हाउसिंग प्राइसेस धीरे धीरे गिरने लगी। तो सबसे पहले जो सब प्राइम मॉर्गेजेस जिन्होंने लिया था, जो ऐसे लोग थे, उनका डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ने लगा, उन्होंने डिफ़ॉल्ट करना शुरू करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होने लगे। अब जैसे ही सब प्राइम मॉर्गेजेस, मतलब इन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया और देखा बाकी लोगों ने कि जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी थी कि लोग रीपे नहीं कर रहे, हाउस प्राइसेस कम होते जा रहे हमारे। अब एक टाइम ऐसा भी आ गया कि जब लोन अमाउंट वो हाउस के अमाउंट से बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हाउस प्राइस गिर रहे थे। तो जो लोगों ने, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी थी, उनको प्राइम लोन मॉर्गेजेस कहा जाता था, उन लोगों ने भी डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया।
इतना समझ आया, अब आगे समझो। अब एक क्या ना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाया, मतलब फिनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। अब मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज क्या होता है, एमबीएस? प्राइम मॉर्गेजेस और सब प्राइम मॉर्गेजेस का है ना एक बंडल क्रिएट किया। सबसे पहले तो पहले सिर्फ प्राइम मॉर्गेजेस का बंडल क्रिएट होता था। वो प्राइम मॉर्गेजेस का बंडल क्रिएट करके उसको फाइनेंशियल मार्केट में उन लोगों ने देना शुरू किया, जिससे क्या होता था, एक रिस्क कम रहता था और लोग इसको, मतलब आप समझो, बहुत लोग सोचेंगे कि क्यों ये जो प्राइम मॉर्गेजेस और सब प्राइम मॉर्गेजेस थे उसका एक बंडल बना के मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में स्प्रेड हुआ। सो बैंक्स एक्सेसिव क्रेडिट दिए ही जा रहे थे। अब उतना उनके पास कैश भी तो होना चाहिए ना, कि वो कहीं से पैसे लाए और फिर लोगों को दे। तो उन लोगों ने क्या किया, ये जो मॉर्गेजेस थे, प्राइम मॉर्गेजेस और सब प्राइम मॉर्गेजेस, उसका एक बंडल क्रिएट किया और उस बंडल को क्रिएट करके एमबीएस यानी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी नाम दिया और इसको फाइनेंशियल मार्केट में उतारा। फाइनेंशियल मार्केट में उतारा तो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, पैसे बैंक को आए। अब कोई लोग सोचेंगे कि लोग क्यों खरीदेंगे, इस पे लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि एट द एंड ये एक मॉर्गेज ही है, एक लोन ही है। डिफ़ॉल्ट हुआ तो क्या होगा, तो डिफ़ॉल्ट हुआ तब क्या होगा, इसके लिए बैंक ने क्या किया, सारी की सारी सब प्राइम मॉर्गेजेस को फाइनेंशियल मार्केट में नहीं उतारा। अगर मुझे 10 मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी आज फाइनेंशियल मार्केट में करनी है, तो मैं 8 प्राइम मॉर्गेजेस रखूंगी और 2 सब प्राइम मॉर्गेजेस रखूंगी, जिससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर होगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन फिर भी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा था, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज एंटर होती है और वो ऐसा बोलती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ, तो इन्वेस्टर्स को हम पैसे देंगे। यानी इसके साथ जुड़ गया एक इंश्योर अमाउंट कि भाई हाँ, हम लोग पैसे देते हैं एमबीएस लेके, उससे क्या होगा, हमारा पैसा तो सेफ ही रहेगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया या कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी। इससे क्या रहा कि एक्सेसिव लेवरेज, यानी बहुत से बैंक और इन्वेस्टर्स ने बहुत हैवी बोरो किया एसेट्स में, मतलब और फिर उससे क्या रहा कि रिस्क धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर क्या, जब मार्केट कोलैप्स हुआ तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और जो हाउस प्राइसेस था वो तो क्रैश ही हो गया और एसेट वैल्यू भी चेंज हुए, मतलब बहुत नीचे गिर गए। अब मेजर इवेंट्स इसके क्या रहे कि बैंक्स ने जो लोन्स को पैकेज करके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बना दी ना, जैसे हमने आगे पढ़ा मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, और जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज ने बीच में आया और उन्होंने बोला अगर कभी डिफ़ॉल्ट हुआ भी तो हम पैसे देंगे, तो उसका उन्होंने बोला सीडीओज। अब वो सीडीओज के फॉर्म में थे। इस प्रोसेस में क्या हुआ, रिस्क डाइवर्सिफाई होने की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में स्प्रेड हो गया। यहाँ मॉनेटरी रेगुलेशन वीक थी। अगर प्रॉपर सुपरविजन होती तो सिस्टमेटिक रिस्क कंट्रोल किया जा सकता था। अब मेजर इवेंट्स ये थे कि भाई लेमैन ब्रदर्स, जब बोरोवर्स ईएमआई पे नहीं कर पाए, लोन्स डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुए, तो बैंक के पास पैसे वापस नहीं आए। मैंने पहले ही कहा कि बैंक्स ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया था, उनको फिर पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने फिर ये एमबीएस फाइनेंशियल मार्केट में डाला। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो था, जैसा हाउस प्राइसेस गिरने लगे तो लोन्स डिफ़ॉल्ट शुरू होने लगे। तो अब डिफ़ॉल्ट की वजह से क्या हो गया कि बैंक्स के पास पैसे नहीं आ रहे, फिर लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हुआ। इससे क्रेडिट क्रिएशन सडनली रिड्यूस हो गया। इस सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस। यहाँ मॉनेटरी ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म ब्रेक हो गया। अब लेमैन ब्रदर्स ने अराउंड सितंबर 2008 या 9 में उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। इससे क्या हुआ, क्राइसिस को और एक्सेलेरेशन मिला कि भाई लेमैन ब्रदर्स, इनकी जो
कंपनी थी वो बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी बैंक अगर ये कोलैप्स होगी तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरे सिस्टम पे इफेक्ट होगा। तो अब इसमें क्या किया गवर्नमेंट बीच में, अब बेल आउट्स दिए, जैसे कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी के बाद गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ने इंटरवेन किया। इंटरवेन करके क्या बोला, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स यूज करते हुए कि इंटरेस्ट रेट्स को हम कट कर रहे हैं, लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हैं, यानी मार्केट में हम पैसे डाल रहे हैं, और ओएमओज हम लोग ये कर रहे हैं। ये सब एक्सपांशनरी मॉनेटरी टूल्स थे, जिससे ये क्या चाहते थे गवर्नमेंट कि हम कहीं ना कहीं इसको स्टेबल करें, इकोनॉमी को स्टेबल करें, क्योंकि पूरे ऐसा तो होता नहीं है कि भाई एक सेक्टर को अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ तो वो सिर्फ उस सेक्टर तक ही रहता है। इकोनॉमी पूरी कनेक्टेड होती है, अगर एक सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट आया तो वो हर सेक्टर में धीरे धीरे फैलता है, जिससे क्या होता है पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कि भाई बाकी के बैंक्स फेल होने से बचे और या फिर बैंक्स बंद होने से बचे, वो लोग बीच में आए, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम किए, लिक्विडिटी इंजेक्ट की, उन्होंने बहुत सी फर्म्स को और जैसे इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स को हैवीली अमाउंट्स प्रोवाइड किए ताकि वो अपने आप को स्टेबल रख सके। अब आगे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट, कुछ भी हो जाए स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट तो आता ही है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी के रिजल्ट में हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया, क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं थे तो लोग अभी इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहेंगे। फिर डिमांड रिड्यूस हो गई, सिर्फ हाउसेस की नहीं, बहुत सी कमोडिटी की डिमांड ऐसे केसेस में कम हो जाती है। लोगों को लगता है हम जितना हो सके उतना पैसे बचाने की सोच है। फिर एग्रीगेट आउटपुट गिर गया, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। ये मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन का मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखें ग्लोबल इम्पैक्ट। अब मैंने जैसे कहा कि इसका पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट हुआ था, तो क्या हुआ था अब हम वो देखते हैं। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, यानी जीडीपी गिरी थी। बहुत सी मेजर इकोनॉमीज ने ये फेस किया कि जो उनकी जीडीपी ग्रोथ थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी है, वो कम होने लगी है। अब जैसे कहा कि यूएसए में इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, बैंक्स फेल हो रही थी, कुछ लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक्स ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया था, तो उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि भाई लोगों ने अपनी जॉब्स लूज की, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से एक बहुत फिनेंशियल हार्डशिप यानी क्राइसिस फेस करना पड़ा। अब हाउस मार्केट का क्या हुआ, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, हाउस मार्केट में बहुत से चेंजेस है, उसकी वैल्यू गिरी और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो बहुत तेज़ी से वो इंडस्ट्री बंद होने पे आ गई, वहाँ पे लॉसेस बढ़ने लगे। कोई भी मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि कंस्ट्रक्टेड है, हाउस कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन अब लोग वो खरीदना ही नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो इससे क्या हुआ, मॉनेटरी सिस्टम का एक स्टेबिलिटी मैकेनिज्म टेम्पररीली फेल हो गया। आगे ये सब तो हो गया, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन अब रिकवरी तो करनी पड़ेगी, कोई भी इकोनॉमी को स्टेबल तो अब होना पड़ेगा। तो क्या क्या हुआ कि जैसा आगे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव करने के लिए बहुत से चेंजेस किए, इंटरेस्ट रेट कम किया, लिक्विडिटी इंजेक्ट की, ताकि मनी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो सके। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए। फिर अब अगर हम ये समझें तो ये सब क्यों हुआ कि एक कहीं ना कहीं एक पॉलिसी वीक थी कि आप सब प्राइम मॉर्गेजेस हमें नहीं देने चाहिए थे, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं थी, उनको हमें कहीं ना कहीं लोन्स प्रोवाइड नहीं करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो हुए। तो ये एक रेगुलेटरी वीकनेस थी। तो क्या हुआ, एक न्यू रेगुलेशन पास हुआ जिससे फाइनेंस को स्ट्रेंथ और स्टेबल करने के लिए एक न्यू रेगुलेशन प्रोवाइड किए गए, वो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए गए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन
जैसे मैंने आगे ही पहले ही कहा था कि इसका सिर्फ एक कंट्री पे इफ़ेक्ट नहीं होता, ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। सो उससे बहुत क्रूशल कोऑर्डिनेशन यानी ग्लोबल कोलैबोरेशन मतलब बहुत सी कंट्रीज़ ने कोलैबोरेट किया था ताकि जो रिकवरी एफर्ट है वो बढ़ सके, यानी जल्द से जल्द रिकवरी हो सके, जल्द से जल्द इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके। ये सब करने का क्या पर्पस था कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कोलैप्स हुआ था उसको स्टेबल करना। वो स्टेबल करने के लिए जैसे मैंने कहा कि वो रेगुलेशंस को, न्यू रेगुलेशंस उन्होंने पास किए। देन इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन, अब इतना प्राइसेस बढ़ने लगे थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग कुछ परचेस नहीं करना चाहते थे, तो उसको कहीं ना कहीं उन्हें कम भी करना था, उसे कंट्रोल भी करना था। और ग्रोथ, ऐसे केसेस में ग्रोथ नहीं होती है, तो ग्रोथ को कहीं ना कहीं वापस मतलब ग्रोथ रिवाइव करना था या उसको स्टेबल करना था। तो ये केस स्टडी एक एग्जांपल है जहाँ पे वीक क्रेडिट रेगुलेशन, एक्सेस लिक्विडिटी और इनफेक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन ने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी का स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है। सो ये केस स्टडी करवाने का एक ही रीज़न है कि ऐसी केस स्टडी आपको क्वेश्चन 5 में यानी एग्जाम्स में पूछी जाती है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह इसको कनेक्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ या अपने सिलेबस के साथ। सो आई होप ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा हो कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी सिस्टम के वीकेंड होने की वजह से इकोनॉमी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। टिल दैट टाइम, बाय एंड कीप स्टडिंग।